हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक 2023 की स्पेशल एग्जाम एनालिसिस हम आपके लिए फाइनली लेकर आ चुके हैं। 20 फरवरी जैसा कि आपका आज एग्जाम था गाइस। इससे फर्स्ट वाला जो शिफ्ट का पेपर है वो ऑलरेडी हमने आपको कवर करवा दिया था एनालिसिस। ये हम सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का इस वीडियो में कवर करेंगे। और गाइस सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं, पूरे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे, पूरी डिटेल के साथ में कवर करेंगे और 100% ऑथेंटिक जो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे गए वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। क्लियर है? फेक क्वेश्चंस बिल्कुल भी कवर नहीं करेंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो लोग कमेंट करके बताते हैं कि हम एग्जाम देकर आए हैं, ये क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो आप बता दीजिए पहले मुझे कि कौन सा क्वेश्चंस आए हैं, कौन से नहीं आए हैं। अगर आपने एग्जाम दिया तो आप बताइए, आपका इतना फर्ज बनता है कि आप हमें इस नंबर पर क्वेश्चन सेंड करें। अदरवाइज कमेंट बॉक्स में जाकर ये मत कहिएगा कि आप हम पेपर देकर आए हैं और आपने क्वेश्चंस गलत बताए हैं। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप हमें नंबर पर क्वेश्चन सेंड करिएगा, उसके बाद में आप बताकर दिखाइएगा कि हमने क्वेश्चंस गलत दिखाए। क्लियर है? जो क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं वो एग्जैक्ट क्वेश्चन से बच्चों से बात करके लेकर आ रहे हैं, इसलिए कमेंट में ऐसा ना लिखे कि फेक क्वेश्चन है, क्योंकि काफी मेहनत होती है, काफी ज्यादा मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, है ना। और अगर आपने एग्जाम दिया है, सच में रियल में एग्जाम अगर आपने दिया है, तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके उन क्वेश्चंस को भी बताएं पूरा। ये मत लिखिए कि ये फेक क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चंस बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। क्लियर है? तो ये चीजें हैं। बाकी कमेंट हम देखा था अभी हमने, तो उसमें काफी सारे लोग बता रहे थे, तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। इसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन टेलीग्राम दोनों जगह पर मिल जाएगी, दोनों के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं। आगे आने वाले किसी भी दिन आपके एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। हमारा महाशिवरात्रि स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें 90% तक की छूट दी जा रही है। अगर आपने किसी भी कोर्स टेस्ट सीरीज को एनरोल नहीं किया है, आबकारी आरक्षक स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, तो कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफर है आपके लिए। 22 फरवरी के बाद में ये ऑफर समाप्त हो जाएगा, दोबारा से देखने को नहीं मिलेगा। कूपन कोड महाशिवरात्रि लगाना है, जल्दी से कर सकते हैं। कोई डाउट है, कुछ क्वेरी तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा सेकंड शिफ्ट का ये एनालिसिस है और फाइनली स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, और काफी मेहनत लगती है गाइस, इसलिए आप जरूर से जो एग्जाम देकर आ रहे हैं जरूर से हमें क्वेश्चन सेंड किया करें। क्लियर है? नहीं तो आप फिर कमेंट में वापस से वही चीज बताने लगेंगे। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए अधिकृत रहते हैं। मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के तहत नियुक्त किया जाना है ना। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेने के उपरांत ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखिएगा, यदि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी हो तो मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। ये डिटेल हम इसलिए आपको बताते हैं ताकि आगे आने वाली शिफ्ट में आपके यहाँ से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं रिलेटेड, तो इसीलिए आप इस डिटेल को जरूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। बजट से एक क्वेश्चन बना है और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं पता चल पाया है कि क्वेश्चंस क्या था बजट से। देखिए हम ऐसे उटपटांग क्वेश्चंस भी नहीं लाते हैं कि मन से कुछ क्वेश्चंस बना लिए। जो जितना क्वेश्चंस मिलता है, जितना बच्चों को याद रहता है, जितना वो बता पाते हैं, उतना आपको बस पैटर्न समझाने की कोशिश करते हैं। बजट से पूछा गया था, अब हमें नहीं पता कि क्या क्वेश्चन था, तो उतना ही हमने बता दिया कि एक क्वेश्चन बजट से आया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया, उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, है ना, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक लिखी है। तो ये कपिल देव के द्वारा लिखी गई है। कपिल देव एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर है ना, और इनको उपनाम से जाना जाता है, द हरियाणा हरिकेनवे के नाम से जाना जाता है, इनका उपनाम है। भारतीय क्रिकेट में सबसे महान ऑलराउंडरों में से एक है कपिल देव, और उन्होंने 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी है कपिल देव। 2008 में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में वे भारतीय प्रादेशिक जो सेवाएं इसमें शामिल हैं। तो याद रखिएगा कपिल देव के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दवाइयों के मामले में भारत अभी कौन से स्थान पर है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरे नंबर पर है भारत। याद रखिएगा, विश्व स्तर पर भारत दवा के उत्पादन के मामले में मात्रा के हिसाब से तीसरे नंबर पर है और मूल्य के हिसाब से 14वें नंबर पर है। ध्यान रखिएगा, घरेलू दवा उद्योग में 3000 दवा कंपनियों और 10,500 विनिर्माण इकाइयों का नेटवर्क शामिल है। वैश्विक फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और इसके अलावा एक और पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है कि विश्व में दवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक दवा का उत्पादक देश है। याद रखिएगा, दुनिया में दवा का निर्माता और दवा का भी बड़ा है। क्लियर है? तो भारत ये है। वास्को डी गामा जब भारत आया था तब उसका स्वागत किसने किया था? देखिए, वास्को डी गामा जब भारत आया था तो राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। पुर्तगाली खोजकर्ता था वास्को डी गामा। 20 मई 1498 को हिंदुस्तान की कालीकट में समुद्री रास्ते से भारत आया था, 1498 में। क्लियर है? और यहाँ का राजा था, यहाँ के राजा थे कालीकट के, यहाँ के राजा जमोरिन ने वास्को जो डी गामा है इसका स्वागत किया था, जो कि राजा सामुद्रिक नाम से भी जाना जाता था। तो इसको ही जाना जाता है जमोरिन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मोहम्मद गजनी कहाँ का शासक था? मोहम्मद जो गजनी था, ये गजनवी जो गजनी था यहाँ का शासक था। महमूद गजनवी यहाँ पर दे रखा है। मध्य अफगानिस्तान के केंद्रित गजनवी जो राजवंश है इसके एक महत्वपूर्ण शासक था, जो पूर्वी ईरान भूमि के साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। गजनवी तुर्क मूल का था। क्लियर है? गजनी का था, ये गजनी का शासक था। ध्यान रखिएगा, गजनी ये गजनी कर लीजिएगा, इसको गजनी का था। और अपने समकालीन सल्जूक तुर्कों की तरह पूर्व में एक सुन्नी इस्लामी साम्राज्य बनाने में यह सफल हुआ था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लगातार छठी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है? तो इंदौर बना है। लगातार छठी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर बन गया है। इंदौर को लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है, जबकि सूरत और नवी मुंबई ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का नंबर आता है। पिछले साल छत्तीसगढ़ को पहला स्थान इसमें मिला था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विजयनगर जो साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? विजयनगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में की गई थी। किसने की थी? सारी डिटेल कवर करवाएंगे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 में हुई थी और इसकी स्थापना जो है संघ वंश के हरिहर बुक्का ने की थी। किसने? हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की 4 राजवंश थे, संगम, सालू, तुलु और अरविदु। इन्होंने विजयनगर पर 1336 ईस्वी से 1672 ईस्वी तक शासन किया है। सालू वंश की स्थापना सालू नरसिम्हा ने की थी। तुलु वंश की स्थापना तुलु नरस नायक ने की थी। कृष्णदेव राय जो थे ये तुलु वंश के थे। और विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो श्री रंग तृतीय ये था विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजा। विजयनगर साम्राज्य को संगम वंश के नाम से भी जाना जाता है, ये जानते हैं। और पुर्तगाली साम्राज्य को बिस्नागा राज्य के नाम से भी जानते थे। क्लियर है। तो ये डिटेल इसीलिए हम आपको कवर करवा रहे हैं ताकि आगे आने वाले एग्जाम में आपका क्वेश्चन बने, आप कवर कर पाए। गाइस इतिहास से अगर हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं? 5 से 6 नंबर के जो क्वेश्चंस है ये हिस्ट्री से बन रहे हैं आपके। अगर आपने इतिहास नहीं पढ़ा है तो इतिहास का आप अच्छे से कर ले, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में 2 3 4 5 दिन है तो इतिहास को आप देख ले थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बन रहे हैं। और नेशनल का जो करंट अफेयर है जो कि हम हमारे नए चैनल एग्जाम टाउन पर कवर करवा रहे हैं, तो करंट अफेयर से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस बन रहे हैं। हमने जनवरी से दिसंबर वाला 2022 का वीडियो दिया है, उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं। तो करंट अफेयर आप पूरा सेलेक्टेड कर ले। टॉप वाला जो करंट अफेयर है, टॉप इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जैसे कि हमने एग्जाम टाउन चैनल पर करवाया है, उस तरह से कर ले। नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्द हम दे देंगे। क्लियर है। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा के किस परमार शासक को हराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा के जो परमार शासक थे महलक देव इनको हराया था। महलक देव परमार वंश का अंतिम ज्ञात शासक था और दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी ने महलक देव को हराया था। 1305 में राजवंश को विस्थापित इसने किया था। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने मालवा पर आक्रमण किया, तो उस समय मालवा पर महलक देव परमार का राज हुआ करता था। और इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए महलक देव और उसके मंत्री गोगा ने बहुत प्रयास किया, परंतु गोगा लड़ाई में मारा गया। और इसके पश्चात महलक देव जो है इसने मांडू जो किला था धार में है ना, धार जिले में मांडू के किले में शरण ली थी। और बाद में इसका भी जो है इसको गिरफ्तार करके बंदी बनाकर इसकी हत्या कर दी गई थी। तो आप याद रखिएगा महलक देव जो है ये अंतिम शासक हुआ करते थे परमार वंश के मालवा में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कि अमेजन की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत वन नष्ट हो चुके हैं? अब ये क्वेश्चन एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया है। अब ये क्वेश्चन यही था या कुछ और था, ये हमें नहीं पता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लियर है। इस तरह का मिला है, आधा अधूरा क्वेश्चन है, ये पूरा नहीं है। अगर पूरा होता तो इसका सही जवाब भी हम आपको बता पाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो जारी करता है ये आईएमएफ करता है। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना। तो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। आईएमएफ एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में संयुक्त राज्य अमेरिका में है। भारत 27 दिसंबर 1945 को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ में शामिल हुआ था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष 190 देशों का एक संगठन है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है आईएमएफ का? तो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, सुरक्षित वित्तीय स्थिरता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और दुनिया भर में गरीबी को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गाइस आपसे कि एक हॉटस्पॉट केंद्र से प्रश्न पूछा गया था। एक हॉटस्पॉट केंद्र था जिससे क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिलने के कारण हम आपको राइट आंसर तो नहीं बता पाएंगे, बट उससे रिलेटेड कुछ चीजें बता देते हैं। देखिए, भारत में जैव विविधता वाले 4 हॉटस्पॉट है ना, पश्चिमी घाट, हिमालय, भारत वर्मा क्षेत्र और सुंदरलिन क्षेत्र। क्लियर है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट दुनिया के वे क्षेत्र हैं जो प्रजातियों से समृद्ध है, जो केवल उस क्षेत्र की स्थानिक है। वर्तमान में दुनिया में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, याद रखिएगा। अब ये कौन सा आपसे पूछा गया था वो तो हमें नहीं पता, पर हमने आपको बता दिया भारत में जो 4 है हॉटस्पॉट वो। अब या फिर जैव विविधता से ना होकर कोई और हॉटस्पॉट होगा तो वो आप कमेंट में बता दीजिएगा अगर आपको पता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गांधीवादी सिद्धांत या दर्शन को किसमें शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में गांधीवादी सिद्धांत या दर्शन को शामिल किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। डीपीएसपी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये वे राज्य को नीतियों को फ्रेम करने में मदद करते हैं जो कानून और संविधान के अनुरूप है। वे देश में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। क्लियर है। डीपीएसपी प्रकृति में विविध है और माना जाता है कि यह 3 प्रकार की विचारधाराओं को दर्शाता है: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। गांधीवादी जो सिद्धांत है डीएसपी में शामिल है। देखिए, अनुच्छेद 40 में पंचायतों का संगठन, 43 में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, 43 बी में सहकारी उद्योग, 46 में एसटी एससी और अन्य पिछड़े वर्ग का विकास, 47 में नशीली पदार्थों का निषेध,
ये इस तरह से एक क्वेश्चन बना था नशीली दवाओं से रिलेटेड। क्लियर है। अनुच्छेद 48 गो हत्या पर प्रतिबंध, इसलिए कहा जाता है कि डीएसपी को गांधी जी के विचारों का उत्तराधिकारी भी प्राप्त है। क्लियर है। तो ये आप देख लीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पूरी डिटेल आपके सामने हमने रख दी। क्लियर है गाइस। यहाँ पर हमें 15 क्वेश्चंस मिले थे, इसके हमने आपको बताए हैं। ये 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस नहीं मिले जीके के, अगर आपको पता है तो आप बता दीजिएगा। अब साइंस को कवर करते हैं। देखिए साइंस से आरएनए में कौन सा पदार्थ होता है, तो यूरोसिल नामक बेस पदार्थ होता है आरएनए में थाइमिन की जगह यूरोसिल नामक बेस पाया जाता है, और यहाँ कोशिका के अंदर केंद्रक तथा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। आरएनए सामान्यतः एक सूत्री होता है। क्लियर है। यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स का एक बहुलक है जो राइबोस, चीनी, एक फास्फेट और एडेनिन, गुआनिन, साइटोनिन, यूरेसिल जैसे आधार से बना होता है। जीन की कोडिंग, डिकोडिंग, विनिमयन, अभिव्यक्ति में इसकी विभिन्न जैविक भूमिकाएं हैं। आरएनए, डीएनए और राइबोसोम के बीच एक न्यूक्लिक एसिड मैसेंजर है। ध्यान रखिएगा, आरएनए, डीएनए, राइबोसोम के बीच एक न्यूक्लिक एसिड मैसेंजर है। डीएनए में थाइमिन टी को आरएनए में यूरेसिल यू द्वारा बदल दिया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आपके एग्जाम में आगे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जो पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस अभिक्रिया से नहीं निकलती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइबोसोम एक संदेश धारक राइबोस न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के साथ जुड़े रहते हैं। इस तरह से ये आपका आया है। आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये पता नहीं है। आरएनए का पूरा नाम बताना है, राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रक के अंदर कौन सा द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे के अतिरिक्त एंजाइम, खनिज लवण, आरएनए, राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। तो ये क्रोमेटिन और केंद्रक, देखिए केंद्रक के अंदर पाया जाता है ये सारी चीजें, तो आप याद रखिएगा। और यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। गाइस ये जो है हमारे सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हमने आपको करवा दिया। अब हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर कर लेते हैं फटाफट कि कौन कौन से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। क्लियर है। हमारी आबकारी की आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा। एमपी की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है महाशिवरात्रि ऑफर में। कोई डाउट है कुछ कह रहे तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिल जाएगा। और 400 से अधिक टेस्ट इसमें डले हैं, पूरा कंटेंट डला है। एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से आपको बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा डिटेल के साथ में हमने डाला है। माध्य माध्यमिका बहुलक वाले जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इस टेस्ट सीरीज में सभी क्वेश्चंस एक एक टॉपिक डला है पूरा मैथ्स रीजनिंग का, तो आप अच्छे से उनको टेस्ट लगा लीजिएगा, आपकी काफी हेल्प वहां से हो जाएगी। क्लियर है। इसके अलावा कुछ और भी ऑनलाइन कोर्सेज टेस्ट सीरीज है, पटवारी की, आबकारी आरक्षक, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, एमपीजीके की, करंट अफेयर की ई-बुक है, पीएससी की टेस्ट सीरीज है, इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगला हम थर्ड शिफ्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, और थर्ड शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, यह है राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई। राउरकेला स्टील प्लांट है ये, है ना, इसकी स्थापना हुई है 1959 में। 1959 आपका सही जवाब रहेगा। राउरकेला, देखिए राउरकेला स्टील प्लांट आरपीआरएसपी इसको बोला जाता है। तो राउरकेला ओडिशा में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र ये है, और यह 1960 के दशक में 1 मिलियन टन की स्थापित क्षमता के साथ पश्चिम जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। यह भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा संचालित है। राउरकेला स्टील प्लांट एशिया में स्टील बनाने की एलडी प्रक्रिया का उपयोग करने वाला पहला स्टील प्लांट था। राउरकेला स्टील प्लांट में एक संबद्ध उर्वरक संयंत्र है जो अमोनिया फीडस्टॉक का उपयोग करके नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उत्पादन करता है। 3 फरवरी 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आरएसपी की पहली ब्लास्ट फर्नेस पार्वती का उद्घाटन किया, जब कंपनी को हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट डिटेल ये है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आईएमएफ ने किस बैंक को 2022 के लिए पुरस्कृत किया है। इस तरह से क्वेश्चन है, और सही जवाब एचडीएफसी रहेगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है ये पता नहीं है, बट राइट आंसर एचडीएफसी हम आपको बता देते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के अभियान के लिए किसको भेजा था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान के लिए जो भेजा था, ये मालिक काफूर को भेजा था, मलिक काफूर को, है ना। अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा और सबसे शक्तिशाली शासक था, है ना। और उनके गुलाम जनरल और सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में कई अभियानों का नेतृत्व किया। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, जिसने दक्षिण भारत में अभियानों का नेतृत्व किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को भेजा था। मलिक काफूर इसे ताज उल उद्दीन, देखिए ताज अल उद्दीन इस अल दावता के नाम से भी जाना जाता था। ये मलिक काफूर को दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी का एक महत्वपूर्ण गुलाम जनरल ये था। क्लियर है। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के करीबी सहयोगियों में से एक था, और उनके बीच समन्वय में आग लग गई है। क्लियर है। काफूर की अगर हम बात करें, तो काफूर ने अलाउद्दीन के दरबार में प्रवेश करते ही अपने प्रदर्शन से छाप छोड़ी। पहले सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आदेश के तहत मलिक काफूर ने 1311 ईस्वी के नेतृत्व किया था, जहां उन्होंने मदुरै शहर को बर्खास्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 18 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व रजनोत्सव दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक दिवस की अगर हम बात करें 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण दिवस जो जयंती मनाई जाती है 11 अक्टूबर को मनाई जाती है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को। इंदिरा गांधी पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है 31 अक्टूबर को। आप ये याद रखिएगा सारे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में दिवस से रिलेटेड अब काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं।
बच्चों को छात्रवृत्ति के किसके उपलक्ष्य में दी जाती है, इस तरह से क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, हम आपको हिंट दे रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है ये करंट से भी रिलेटेड हो। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो ग्यासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। याद रखिएगा, तुगलक वंश का संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गाजी मलिक ने ग्यासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके की थी और उसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की और तुगलकाबाद किले का निर्माण भी इसने ही करवाया था। उसने न्यायपालिका, सिंचाई और कृषि के क्षेत्र में सुधार किए। 1325 में अपनी जीत के जश्न के दौरान एक इमारत गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, इसकी मृत्यु हो गई ग्यासुद्दीन तुगलक की। एक क्वेश्चन आपका नोबेल पुरस्कार से पूछा गया है। अब नोबेल पुरस्कार कौन सा था, करंट का था, पुराना था या स्टैटिक वाला था, ये तो नहीं पता है। नोबेल पुरस्कार से एक क्वेश्चन आपका बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सही जवाब रहेगा सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत का चुनाव आयोग राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर, स्थानीय स्तर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग को नियंत्रित करता है। सुकुमार सेन 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और भारत ने सुकुमार सेन के नेतृत्व में अपने पहले 2 आम चुनाव सफलतापूर्वक किए थे। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय सिविल सेवा से संबंधित होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति के अलावा कोई भी उनके पद से नहीं हटा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है आपसे, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों पर कर लागू किया था, वो किस कारण असफल रहा? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों पर एक कर लागू किया था, जिसे दोआब क्षेत्र में किसानों पर एक कर लागू किया था। दोआब कर भी इसको बेसिकली कहा जाता है। याद रखिएगा, ये कर है ना, इसको लागू किया था। ये किस कारण असफल रहा था, ये चीजें हम यहाँ पर आपको बताएंगे। देखिए, मोहम्मद तुगलक ने राज्य की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से दोआब क्षेत्र में किसानों पर करों की मात्रा में वृद्धि कर दी थी। बदायूनी तथा सर वुलजले हेग के अनुसार दोआब का विद्रोही जनता पर नियंत्रण स्थापित करने और उसे दंडित करने के उद्देश्य से कर लगाया गया था। हाजी उद्वीर के अनुसार अगर हम बात करें तो कर सुल्तान के रिक्त राजकोष को भरने के लिए लगाया गया था। क्लियर है? फलस्वरूप किसानों ने खेती का कार्य छोड़कर चोरी, डकैती, लूटमार और ये काम करना प्रारंभ कर दिया। कल देखिए, कर वसूल करने वाले अधिकारियों ने कठोर दमन नीति का प्रयोग किया, जिसके कारण स्थान स्थान पर विद्रोह हो गया, जगह जगह पर विद्रोह हो गया और मोहम्मद तुगलक ने इन विद्रोहों को क्रूरता से कुचल दिया। इस प्रकार कर वृद्धि की योजना पूर्णतः असफल हो गई। अब इसमें से क्या पॉइंट थे आपके, वो आप देख लीजिएगा, हमने डिटेल आपको बता दी है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपका बना है। 4 फरवरी को हर साल कैंसर दिवस मनाया जाता है। पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा द्वारा लिखित एक पुस्तक है। रामचंद्र गुहा एक भारतीय इतिहासकार और अर्थशास्त्री है। उन्हें 2009 में साहित्य और शिक्षा के लिए उनकी सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2015 में उन्हें एशियाई संस्कृति और छात्रवृत्ति में योगदान के लिए फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नगर दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। क्लियर है गाइस? यहाँ पर ये जीके के क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। अब हम साइंस के क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। देखिए, साइंस का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट का, कैथोड किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इस तरह से क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन आते हैं? तो देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता में गाय, भैंस, गिलहरी, हिरन, हाथी, गेंडा, बंदर, अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े आदि आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता की अगर हम बात करें तो वे जीव जो पौधों या पौधों के हिस्सों को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता उनको कहते हैं। उदाहरण के लिए खरगोश हो गया, घास खाता है, टिड्डी पौधों को खाते हैं, तो याद रखिएगा। क्लियर है? माध्यमिक उपभोक्ता की बात करें तो माध्यमिक उपभोक्ता ऐसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। उदाहरण के लिए सांप खरगोश को खाता है ना, चूहे टिड्डी को खाते हैं। क्लियर है? इसी तरह तृतीय उपभोक्ता की बात करें तो जीव जो माध्यमिक उपभोक्ता को खाते हैं। उदाहरण के लिए उल्लू सांप को खाते हैं। तो ये एक दूसरे को खाने वाले का क्रम रहता है, आप याद रखिएगा। आई थिंक आपको पहले से भी ये क्लियर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। चार्ल्स डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक है ना। अगर हम बात करें थोड़ी सी और एक दो किताबों की, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किताब कौन सी है? तो मैडिंग वॉल है। एडगर स्नो की रेड चाइना टुडे, JF कैनेडी की व्हाइट इंग्लैंड स्लेव और चार्ल्स डार्विन की द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंद्रधनुष के रंगों को व्यवस्थित करने से रिलेटेड क्वेश्चन था। उनका जो क्रम है वो जमाना था, इस तरह से आई थिंक क्वेश्चन था आपका। तो इंद्रधनुष का एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इंद्रधनुष में रंग VIBGYOR के अनुरूप होते हैं, यानी बैगनी है ना, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। रंग व्युत्क्रम में इस प्रकार है, जैसे कि लाल, नारंगी, पीला, हरा, इंडिगो और बैगनी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, परासरण को कौन सी इकाई नियंत्रित करती है? तो परासरण को जो इकाई नियंत्रित करती है उसका नाम आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका पूछा है। परासरण नियमन शरीर के अंदर जल की मात्रा और आयन सांद्रण को नियंत्रित करने का प्रक्रम है। मनुष्य में परासरण जो नियमन है ये कार्य करता है आपका NaCl से ऊर्जा उत्पन्न होगी। कौन सी? इस तरह से क्वेश्चन बना है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा विटामिन थ्रोम्बोबिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है। देखिए कौन सा विटामिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है, तो विटामिन के है ये, जो कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है, विटामिन के। विटामिन के का उपयोग किस लिए होता है, तो विटामिन के शरीर में सबसे ज्यादा जरूरत रक्त का थक्का बनाने के लिए होती है, तो ये इसलिए आई थिंक यही आपका आंसर होगा। क्लियर है। विटामिन कैसे बनता है, ये क्वेश्चन बना है, बता रहे थे कि विटामिन से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो विटामिन कैसे बनते हैं, कैसे बनता है, तो विटामिन या जीवन सत्व भोजन के अवयव है जिसके सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं और उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है। तो गाइस यहाँ पर साइंस के क्वेश्चंस भी पूरे कवर करवा दिए हमने आपको। जितने भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए हैं पूरे क्वेश्चंस आपको एग्जैक्ट बताने की कोशिश करिए। अगर आपको भी पता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या जो नंबर दिए हैं उन नंबर पर आप हमें डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। क्लियर है। बाकी आगे आने वाले दिनों में अगर आपकी एग्जाम है तो आप जरूर से क्वेश्चन सेंड किया करें, नहीं तो आप कमेंट में वापस से आके इसी तरह से बताएंगे कि आप गलत बता रहे हैं। देखिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है, आप सभी को बताइए, और यहाँ पर गलत क्वेश्चन हम नहीं बताते, जितने भी क्वेश्चन हमें बच्चे बताते हैं उसी के अनुरूप ही हम सारी चीजें कवर करते हैं। क्लियर है। तो आप थोड़ा समझा करें बात को। और इस वीडियो की पीडीएफ कहां पर मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी आपको एप्लीकेशन पर, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों जगह पर हम डाल देंगे। और आबकारी आरक्षक के स्पेशल टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर आपके लिए चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस नहीं गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।